नमस्कार, न्यूज़ 11 भारत में आपका स्वागत है। मैं हूं अभिषेक सिन्हा आपके साथ। फ्रंट फुट पर बीजेपी, ऐसा क्यों कह रहे हैं हम? क्योंकि बीजेपी का कुनबा लगातार बढ़ता जा रहा है। अगर आप ध्यान से देखें तो एक तरफ कोल्हान में जहां चंपाई सोरेन, गीता कोड़ा की एंट्री हुई है और काफी मजबूती से कोल्हान को साधने की जिद चल रही है, वहीं दूसरी तरफ आज एनसीपी से कमलेश सिंह साहब ने भाजपा की सदस्यता ले ली है, भाजपा के हो गए हैं कमलेश। और इसके साथ ही 2005 में भी विधायक रह चुके हैं कमलेश सिंह, 2019 के विधायक रह चुके हैं। बीच में राजद और एक और पार्टी ने इस बीच मोर्चा संभाला था 2 बार, कुशवाहा शिवपूजन मेहता। ये 2014 में इन्होंने चुनाव जीता था हुसैनाबाद से। लेकिन कमलेश सिंह का एक अपना वहां वर्चस्व माना जाता है, कमलेश सिंह की एक अपनी बढ़त मानी जाती है पूरे विधानसभा क्षेत्र में। तो कहीं ना कहीं ये मानकर चला जा रहा है कि हुसैनाबाद बीजेपी की लिस्ट में टॉप पर चल रहा है, हॉट सीट बना हुआ है हुसैनाबाद। क्या कुछ होना है, क्या कुछ हो रहा है, यह देखना दिलचस्प होगा जब हिमंता बिस्वा शर्मा ने यह कह दिया कि कल 5 तारीख है, 5 तारीख को शाम के 5 बजे घोषणा पत्र के 5 बिंदुओं को सार्वजनिक किया जाएगा और इसके बाद 25 बिंदुओं को सार्वजनिक किया जाएगा, क्योंकि झारखंड के 25 साल हुए हैं और उसके बाद पूरे के पूरे 150 घोषणा पत्र की जो 150 घोषणाएं हैं उनको सार्वजनिक किया जाएगा, क्योंकि धरती आबा की 150 जयंती बनेगी। पहले आपको ये ग्राफिक्स दिखाते हैं, देखिए क्या रिपोर्ट है, क्या कुछ कहा है नेताओं ने। झारखंड में फ्रंट फुट पर बीजेपी। एनसीपी विधायक कमलेश सिंह हुए बीजेपी में शामिल। कमलेश सिंह के बेटे सूर्या सिंह ने भी थामा कमल। बाबूलाल मरांडी ने दिलाई सदस्यता। हिमंता बिस्वा शर्मा ने पहनाया बीजेपी का पट्टा। सबसे बड़ी पार्टी भारतीय जनता पार्टी, जिसका कि नाम पूरे विश्व में है। हमारे लोकप्रिय प्रधानमंत्री जी आज विश्व के सबसे शक्तिशाली और लोकप्रिय नेता में एक है। गर्व होता है कि आज इस पार्टी के हम सदस्य हैं। हिमंता बिस्वा शर्मा का बयान। बीजेपी उम्मीदवारों की पहली सूची तैयार। पार्लियामेंट्री बोर्ड के निर्देश आने पर होगी सूची जारी। कल मैनिफेस्टो के 5 बिंदुओं को जारी करेगी बीजेपी। एनडीए में सीट शेयरिंग लगभग तय। हुसैनाबाद और चंदन कियारी सीट पर सहमति। 2 बात क्लियर है कि हमारा जनता दल यू से हमारा चुनाव का एडजस्टमेंट होगा और जनता दल यू का साथ मोटा मोटी हमारा सीट का जो क्रम है वो डिस्कशन हमारा हो चुका है। आजसू का साथ हमारा अलायंस होगा। आजसू का साथ भी 1 या 2 सीट छोड़ के सहमति बन चुका है। लेकिन कुछ काम हमारे पार्लियामेंट्री बोर्ड का मोहर लगना चाहिए, तो उसका अपेक्षा हमें है। हरियाणा जम्मू कश्मीर चुनाव के लिए लोग थोड़ा व्यस्त है। मेरा लगता है 7-8 तारीख ये सारे पोजीशन क्लियर हो जाएगा। फिलहाल हम लोग जनता दल यू और आजसू का साथ एक साथ हम लोग चुनाव लड़ेगा, ये अभी तक पक्का हो। कोई हुसैनाबाद और चंदन कियारी का डिस्कशन हो चुका है। आजसू और बीजेपी का सहमति बन चुका है। चंदन कियारी और हुसैनाबाद के लिए अब आजसू का हमारा कोई तनाव नहीं है। वो स्टेज हम क्रॉस कर। कल 5 बजे हम लोग 5 बिंदु, जो घोषणा पत्र का सबसे जो बड़ा 5 बिंदु है, वो हम कल रिलीज करूंगा। पूरा घोषणा पत्र आने में समय लगेगा, लेकिन पहला 5 बिंदु कल हम लोग आप लोगों का सामने रखने जा रहे हैं। देखिए, कैंडिडेट का लिस्ट पार्टी का पार्लियामेंट्री बोर्ड को निर्णय करना है कि एक ही सूची देना है कि 2 सूची देना है। अगर पहला सूची देना है तो हम लोग तैयार है, लेकिन पूरा 81 सीट का सूची देना है तो उनके लिए थोड़ा सरसा का और जरूरत है। और मेरा लगता है कि जो पॉलिटिकल सिचुएशन है झारखंड में और डेवलपमेंट आना है और कुछ चीजें इमर्ज होगा, इसीलिए पूरा लिस्ट लाने के लिए हमको कुछ समय चाहिए, लेकिन पहला सूची का साथ हम लोग रेडी हूँ। बीजेपी में शामिल होते ही कमलेश सिंह ने राज्य सरकार को घेरा। राज्य में बांग्लादेशी घुसपैठ हावी। घुसपैठ हो रहा, राज्य सरकार चुप बैठी है। भाइयों, झारखंड की जो स्थिति थी
विगत 5 वर्षों में यहाँ पर भय का वातावरण, बेरोजगारी, गरीबों के नाम पर लूट। आप देखिए झारखंड के सीमा पर बांग्लादेश के घुसपैठिए लोग आ रहे हैं, सरकार मौन साधे बैठी है। सरकार का क्या रवैया है आप जानते हैं। चुनाव का जब समय आया तो झूठा जो है आश्वासन देते सरकार के मुखिया घूम रहे हैं। कोल्हान में भी बढ़ा बीजेपी का कुनबा। जेएमएम नेता पप्पू वर्मा ने थामा बीजेपी का दामन। सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने भी थामा कमल। सभा में चंपाई सोरेन ने उठाया संथाल में घुसपैठ का मामला। संथाल में घट रहे आदिवासी। बांग्लादेशी घुसपैठ के कारण डेमोग्राफी चेंज। बांग्लादेशी घुसपैठी का चरम सीमा। वहाँ का संथालों का एक गाँव मिटते जा रहा है। संथालों का जमीन के ऊपर में घर बनते जा रहा है, जहाँ पर 1955 में झांसाल पर अगर नक्काशकरी अधिनियम बन रहा है, कोई भी वहाँ पर जमीन नहीं ले सकता है। और इसका जगह में आज बांग्लादेश से घुसपैठ करके आज एक जो गाँव उजाड़ते जा रहा है और वहाँ का संथाल आदिवासी भाई का। अगर बांग्लादेशी घुसपैठी का बात अगर कोई है तो भारतीय जनता पार्टी से ही वोट सकते हैं, दूसरा राजनीतिक पार्टी से नहीं वोट सकेगा। कांग्रेस पर भी बरसे पूर्व सीएम चंपाई सोरेन। कांग्रेस ने कोल्हान में आदिवासियों को गोली से भूना। झारखंड के आंदोलन को दबाने का काम किया। अटल बिहारी ने समझा झारखंड का दर्द। आदिवासियों और मूलवासियों के दर्द को बीजेपी ने समझा। झारखंड बनाने में अटल बिहारी का योगदान। पार्टी इसी इलाके में अजीत धनंजय का भी पूरा कोल्हान क्षेत्र में जहाँ झारखंड आंदोलन हुआ है, उसी जगह में ही कांग्रेस सरकार ने गोली चलाकर पूरी करके बर्बाद कर दिया था। कभी झारखंड के आवाज या आदिवासी की आवाज, मूलवासी की आवाज कभी सम्मान नहीं दिया कांग्रेस पार्टी ने। देश का प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी दिया है, झारखंड को निर्माण कर दिया है। उस समय का कांग्रेस सरकार कभी आकर सांसद आदिवासी भाई का उस चीजों को मान्यता नहीं दिया। ये भी अगर वो चीज का निकाल सूची में आकर शामिल हुआ, और ये अटल बिहारी वाजपेयी देश का वो समय हार पानी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 11 भारत। पूरी रिपोर्ट आपने देख ली। एक तरफ कोल्हान का मैंने जिक्र किया आपको कि कोल्हान को साधने का एक लक्ष्य है भारतीय जनता पार्टी का, क्योंकि पिछली बार सुपड़ा साफ हो गया था कोल्हान में। अब पलामू में भी तेजी से आप देखेंगे भाजपा की लहर बढ़ रही है। हालांकि पलामू में पहले से ही मोर्चा संभाले हुए हैं भाजपा के लोग, लेकिन एनसीपी से जब कमलेश सिंह आते हैं तो कमलेश सिंह के आने के बाद भाजपा को एक खास मजबूती मिलती है। रुक करते हैं अपने अतिथियों का, एक बार चर्चा की शुरुआत करते हैं। हमारे साथ भारतीय आदिवासी पार्टी से कुंदरसी मुंडा जी हैं। भारत आदिवासी पार्टी से, माफ कीजिएगा। कुंदरसी मुंडा जी, बहुत स्वागत है आपका। आजसू से ओम वर्मा साहब हमारे साथ है। ओम जी, स्वागत है आपका। और बीजेपी से हमारे साथ योगेंद्र सिंह जी हैं। योगेंद्र सिंह जी भी एनसीपी के साथ ही बीजेपी में आए हैं। आज ही इनका बीजेपी में पहला दिन है। शुरुआत योगेंद्र सिंह साहब से ही करता हूं। योगेंद्र सिंह साहब, एक नया चेहरा कहें कमलेश सिंह के नाम से और यूथ आइकॉन के रूप में तेजी से उभर रहे हैं सूर्या का चेहरा भी काफी तेजी से चर्चित हो रहा है। हुसैनाबाद कहीं ना कहीं गढ़ रहा है कमलेश सिंह का। 2005 में भी उन्होंने चुनाव जीता था। अगर 2009 की बात करें तो उस समय संजय यादव ने चुनाव जीता और उसके बाद कुशवाहा पूजन मेहता ने चुनाव जीता, लेकिन 2014 में। लेकिन 2019 में फिर एक बार कमलेश सिंह सत्ता पर बैठे और उन्होंने वहां विधानसभा को साधा। आज जो हालात हैं, ऐसे में एनसीपी से भाजपा में आना क्या नजर आता है आपको? हुसैनाबाद की जनता क्या स्वागत करेगी इस बात का? जी बिल्कुल। सबसे पहले तो आप न्यूज़ चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। और जहाँ तक हुसैनाबाद विधानसभा क्षेत्र का बात है, बिल्कुल वहाँ की जो जनता है, जो जिनका समर्थन हम सबों को प्राप्त होता रहा है, और हम लोग भी उनके आभारी हैं कि उन्होंने हमेशा विकासवादी सोच को आजमाया है
और उनके साथ रहे हैं। और हमारे नेता परम आदरणीय कमलेश कुमार सिंह जी हमेशा क्षेत्र में अपना सर्वांगीण विकास किए हैं और सभी को साथ लेकर चले हैं। और इसी के वजह से आज हम लोग हमारे नेता, आज हम सभी कार्यकर्ता हजारों की संख्या में असम के मुख्यमंत्री और भारतीय जनता पार्टी के झारखंड प्रदेश के प्रभारी बिस्वा साहब और बाबूलाल मरांडी झारखंड प्रदेश के जो पूर्व मुख्यमंत्री थे, उनके सामने आज हम लोग सदस्यता ग्रहण किए हैं। हम इस सदस्यता को लेकर हमारे क्षेत्र के जनता में बहुत सारी खुशियां हैं और बहुत आशा और उम्मीद भी है। और हम लोगों को भी ऐसा विश्वास है कि जो जनता का भावना है उसका हमारे नेता परम आदरणीय कमलेश कुमार सिंह ने कदर किया है। और काफ़ी दिनों से जनता की यह मांग थी कि परम आदरणीय कमलेश कुमार सिंह एक विकासवादी पार्टी के सोच के साथ रहें। और आज हम लोग भारतीय जनता पार्टी में आकर माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हम लोग अपने क्षेत्र का, अपने देश का, अपने राज्य का, झारखंड प्रदेश का विकास कराएंगे, ऐसा हम सबको विश्वास है। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कुनबे के साथ बढ़कर राज्य का विकास करेंगे। कहीं ना कहीं केंद्र में जब सरकार होती है और राज्य की जो सरकारें होती हैं, अगर दोनों में फर्क होता है तो विकास की गाथाएं रुक जाती हैं, विकास की कहानी रुक जाती है, क्योंकि आरोपों प्रत्यारोपों का दौर हो जाता है। अब झारखंड को ही ले लीजिए, कहा जाता है कि प्रधानमंत्री आवास योजना का पैसा नहीं मिला, इसलिए अबुआ आवास योजना शुरू की गई। अबुआ आवास योजना की हकीकत क्या है उसकी लिस्ट जारी नहीं की जा रही है, पैसे जा रहे हैं, घर बन रहे हैं कि नहीं। जो बड़ी बात है वो यह है कि घर बनने की क्या स्थिति है। लेकिन दूसरी तरफ अगर बीजेपी को देखें तो बीजेपी का आरोप है कि पैसे तो भेजते हैं साहब, ये लोग पैसे पहुंचाते ही नहीं और पैसों का डिटेल्स हिसाब ही नहीं दिया गया है कि पैसे किसको दिए गए, कैसे दिए गए। कई आरोप है, इस तरीके से योजनाएं कहीं ना कहीं खटाई में पड़ जाती हैं। कुंदर सिंह मुंडा जी हमारे साथ जुड़ी हैं भारत आदिवासी पार्टी से। कुंदर सिंह जी, क्या नजर आ रहा है? फ्रंट फुट पर खेलकर भाजपा आगे खेल रही है बढ़कर, चुनाव नजदीक आ गए हैं। एक तरफ चंपाई सोरेन, बड़े चेहरे, झारखंड के 5 महीने सीएम रहे और उसके बाद जिस तरीके से हटाए गए, उनको हटाया गया जिस तरीके से, कहीं ना कहीं एक आदिवासी समाज को धक्का तो लगा होगा कि एक शीर्ष नेता, आंदोलनकारी संघ जो झारखंड के आंदोलनकारी रहे हैं, उनको इस तरीके से सत्ता से बेदखल किया गया। तो अपनी जो भावनाएं होती हैं, अपना गुस्सा कहीं तो निकालेंगे एक आदिवासी वृद्ध नेता और वरिष्ठ नेता। जी, सबसे पहले तो जोहार। सही बात है, चंपई सोरेन जी को धक्का लगा, लेकिन उनको मेरे ख्याल से बीजेपी में नहीं जाना चाहिए था, क्योंकि आदिवासी समाज ने बीजेपी को हमेशा नकारा है। क्योंकि आदिवासी समाज के जो मुद्दे हैं, झारखंड अलग होने के बाद भी वो हमेशा गौन ही रहे हैं। आज तक आदिवासी मुद्दे पर सिर्फ राजनीति हुई है, आदिवासी मुद्दे आज तक पूरे नहीं हुए हैं। जमीन लूट की बात कहें, धर्म कोड की बात कहें या अन्य जो भी मामले हैं, वो कहीं ना कहीं यहाँ पर सिर्फ राजनीति हुई है, गौन हुए हैं। चंपई सोरेन, माननीय चंपई सोरेन जी को, आदरणीय चंपई सोरेन जी को मैं कहना चाहूँगी कि उन्हें भारत आदिवासी पार्टी जैसे सामाजिक पार्टी में आना चाहिए था और आदिवासी मुद्दे पर प्रखर होकर लड़ना चाहिए था। लेकिन बीजेपी में जाना ये हमारे लिए असंतोष है और कहीं ना कहीं ये बीजेपी में जाकर अपने इमेज को वो खराब किए हैं, अपने इमेज को गिराए हैं। क्योंकि पिछले लोकसभा चुनाव में आप लोग देख रहे होंगे कि आदिवासी सीट पूरी बीजेपी हार चुकी है और सिर्फ वो गैर आदिवासी जो जनरल सीट हैं उस पर वो जीती है। तो आदिवासी की मानसिकता को अगर समझना है, उनके साथ खड़ा होना है, तो आपको आदिवासी समाज के साथ चलना चाहिए था। तो आप ये मान रही हैं कुंदरसी जी की बाबूलाल मरांडी हों, अर्जुन मुंडा साहब हों, ये लोग आदिवासी मानसिकता नहीं समझते? जिस 1932 के खतिहान की लड़ाई आज आप लड़ रहे हैं, ये बाबूलाल मरांडी ने लाया था। उसके बाद जिस तरीके से आग लगी राज्य में और मामला हाईकोर्ट, सुप्रीम कोर्ट तक चला गया, बाद में स्टे आ गया, तो फिर कैसे आप कह सकते हैं कि बीजेपी आदिवासियों के हितों को लेकर गौन होता है? सीटों की हार मैं समझ सकता हूं, लेकिन यह सीटों की राजनीति है। सीटों की राजनीति से किसी पार्टी विशेष पर आप यह आरोप नहीं लगा सकते कि वो किसी खास समुदाय के लिए, उसके अलग हित है, किसी खास समुदाय के लिए विचार नहीं करता। सर, खतियान के लिए बाबूलाल मरांडी जी लड़े और उस समय वो भाजपा में थे, लेकिन पार्टी का दबाव जब आया कि यहाँ आदिवासियत की बात नहीं करनी है, झारखंडी मुद्दे पर बात नहीं करनी है, तब उन्होंने झारखंड विकास मोर्चा बनाया नाराज होकर। और अभी ऐसा क्या मामला हो गया कि वो फिर बीजेपी में शामिल हो गए। तो कहीं ना कहीं उनके मन से अब आदिवासियत खत्म हो चुकी है, वो सिर्फ और सिर्फ व्यक्तिगत राजनीति करना चाह रहे हैं, इसीलिए वो भाजपा में चले गए।
चलिए, एक चीज केवल मैं आपको जानकारी दे देना चाहता हूं कि पार्टी का दबाव पता नहीं था कि नहीं था, 2001 की बात है, लेकिन कोर्ट का दबाव जरूर था। सुप्रीम कोर्ट के जो आदेश है सुप्रीम कोर्ट का, उसके अनुसार आप इस तरीके से नहीं कर सकते हैं, सीमाओं की विवेचना के आधार पर आप स्थानीयता नहीं कर सकते। तो कल्पना कीजिए कि सारे राज्यों की अगर अलग अलग स्थानीयता हो जाएगी, स्थानीय नीति हो जाएगी। सर, बिहार में चल रही है स्थानीय नीति। बिहार की स्थानीय नीति का आधार जो बताया जा रहा था, नौकरी नहीं ले सकते 32 के खतिहान पर कभी नहीं बनाया जा सकती है ना। जब भी बनाएंगे आपको एक कट ऑफ रखना पड़ेगा। बिहार का निकाल कर देख लीजिए, बिहार का सर, हम लोग 32 का खतियान तो एक नारा है, लेकिन यहाँ पर खतियान आधारित स्थानीय नीति की मांग की गई है। 32 की बात नहीं कर रहे हैं। कभी कभी खतियान होना चाहिए, ये होना चाहिए। ये मैं भी इस बात से सहमत हूँ। ओम वर्मा साहब, इस बीच स्वागत कर लेता हूं हमारे साथ कांग्रेस से गोपाल कृष्ण चौधरी साहब हैं, NSUI के उपाध्यक्ष भी हैं। गोपाल, स्वागत है गोपाल आपका हमारे कार्यक्रम में। चर्चा की शुरुआत हो चुकी है और चर्चा की शुरुआत फ्रंट फुट पर भाजपा से हुई है। गोपाल, थोड़ा सा आपको विलंब हुआ आने में। एक फ्रंट फुट पर भाजपा में आज हिमंता बिस्वा शर्मा साहब ने जो कहा है कि 5 तारीख को 5 बजे 5 बिंदुओं पर घोषणा होगी, 5 घोषणाओं को खुलासा किया जाएगा। इसके अलावा आज NCP से कमलेश सिंह साहब ने भाजपा का दामन थाम लिया है। तो कहीं ना कहीं भाजपा का बढ़ता कुनबा, एक सोच जो बढ़ रही है धीरे धीरे, कितनी बड़ी चुनौती साबित होने वाली है आने वाले चुनाव में, आपसे समझेंगे। पहले ओम साहब के पास चलते हैं। ओम साहब, कुनबा बढ़ रहा है, आजसू के साथ भी जो सीटों को लेकर मुद्दे थे, आज ये साफ हो गया है कि चंदन क्यारी और हुसैनाबाद को लेकर कहीं कोई मुद्दा नहीं है। अब 1-2 सीटों को लेकर मुद्दे हैं, जो मंथन का दौर है, मंथन चल रहा है, अभी 1-2 सीटों को लेकर है। लेकिन यह तय है कि अगर पहली सूची मांगी जाए तो एनडीए कह रहा है हम पहली सूची जारी करने के लिए तैयार है। निश्चित तौर पर यह बड़ा सुखद पूरे राज्यवासियों की है कि आजसू सहित भारतीय जनता पार्टी में नेता हो, कार्यकर्ताओं को बड़ा कुनबा एनडीए की तरफ झुकान दिख रहा है। ये इसका सिंपल एग्जाम्पल है कि राज्य सरकार की विफलता जो है 5 साल का, उसको लेकर पूरे राज्य में रोष है, छात्र युवाओं में रोष है, यहाँ के महिलाओं में रोष है, यहाँ के नेता और कार्यकर्ता में रोष है। तब जाके लोग उस महागठबंधन की सरकार जो लूट और झूठ के नाम पर बनी थी, उसको सब दरकिनार करके अब सब देख रहे हैं कि आने वाले विधानसभा चुनाव में या एनडीए की सरकार बनने जा रही है। चूंकि एनडीए ही सरकार है जो झारखंड का विकास की नई रूपरेखा खींच सकी। जब एनडीए की सरकार रही है, आपने देखे कि विकास की गति जो अभी धीमी पड़ी है, उसको तेज करने का काम एनडीए ही कर सकता है। पूरे राज्य की जनता जानती है कि आने वाले दिन में एनडीए की सरकार बनेगी, तभी जाके राज्य का विकास होगा। तत्पश्चात यहाँ के नेता कार्यकर्ता आप देखेंगे, आए दिन आजसू पार्टी प्रमुख श्री सुदेश महतो जी का नेतृत्व में आए दिन छात्र, युवाओं और नेता और कार्यकर्ताओं का हुजूम लगा हुआ है एनडीए के पक्ष में। सभी कोई आना चाह रहे हैं और जानते हैं कि एनडीए ही ये राज्य का विकास कर सकती है, एनडीए ही इस राज्य को बनाया था और विकास का अगर सही रूपरेखा खींच सकती है तो एनडीए ही कर सकती है। तो मतलब आप मान रहे हैं कि पिछले 5 सालों से जो हेमंत सोरेन साहब की सरकार चल रही है, गठबंधन की सरकार चल रही है, ये युवाओं के विरुद्ध है, युवाओं के खिलाफ है। निश्चित तौर पर आप देखेंगे कि ये सरकार जो युवाओं को 5 लाख नौकरी देने के नाम पर, बेरोजगारी भत्ता देने के नाम पर आई थी, अभी ये छात्र युवा आए दिन धरना प्रदर्शन कर रहे हैं अपने हक और अधिकार के लिए। जेएसएससी कार्यालय जा रहे तो उन पर झूठा एफआईआर करके उनके आवाज को दबाने का काम करने जा रहा है। आप देखें कि हेमंत सोरेन के द्वारा राज्य के युवाओं को क्या सुविधाएं मिला, जो आज युवा लेके आए थे कि जब इनकी सरकार आएगी तो हमें 5 लाख नौकरी मिलेगी। आपने देखेंगे 5 लाख नौकरी मिला क्या? पूरे 5 साल में ये लोग 50,000 नौकरी नहीं दे पाए। इन्होंने कहा था कि अगर मेरी सरकार आई तो ग्रेजुएशन को 5,000 रुपया और पोस्ट ग्रेजुएट को 7,000 बेरोजगारी भत्ता। पूरे राज्य के कोने में जाके देख लीजिए कौन से ऐसे छात्र को बेरोजगारी भत्ता मिला है। तो निश्चित तौर पर जेएसएससी का जिस तरह सीजीएल की पेपर का ये लोग क्वेश्चन पेपर 20 लाख 25 लाख में बेचने का काम किया है जनवरी माह में, वैसे ही फिर सितंबर के 21 और 22 तारीख को ये क्वेश्चन बेचकर यहाँ के छात्र युवाओं के भविष्य को सब खिलवाड़ करने का काम किया है। ये सब पूरे राज्य के छात्र युवा जनता देख रही आने वाले दिन में इस महागठबंधन सरकार जो लूट और झूठ पर बनी है, युवाओं को दिग्भ्रमित करके बनी है, झारखंडी छात्र युवा नौजवान यहाँ से उखाड़ फेंकने का काम करेंगे। चलिए, हमारे साथ कांग्रेस से गोपाल कृष्ण चौधरी साहब भी हैं। गोपाल साहब, बीजेपी पूरे तेवर में दिखाई दे रही है। चुनाव अभी घोषणा भी नहीं हुई है, लेकिन जिस तरीके से नेताओं के दौरे चल रहे हैं, जिस तरीके से जनता को साधने के लिए तमाम तरीके की बातें चल रही हैं, तमाम तरीके के दावे हो रहे हैं, और जो कांग्रेस आईएनडीआईए का कुनबा जिस तरीके से टूट रहा है, आप देखें चंपाई सोरेन साहब को देख लें, इसके अलावा अभी बाबर खान साहब ने भी छोड़ दिया है जीएमएम,
गीता कोड़ा ने छोड़ा कांग्रेस, तो पहले ही छोड़ चुकी थी। आज कमलेश सिंह साहब बीजेपी में आ गए, फ्रंट फुट पर खेल रही है और अटैकिंग मोड पर भाजपा दिखाई दे रही है। लेकिन कांग्रेस राष्ट्रीय पार्टी होने के बावजूद लोकसभा चुनाव में या विधानसभा चुनाव में कहीं ना कहीं जेएमएम के पीछे चलती हुई सी नजर आती है कि भाई झामुमो चाहेगा वही बोलेंगे। झामुमो फेस चेहरा भी हमारे पास एक ही है, मुख्यमंत्री का हेमंत सोरेन साहब। तो क्या कांग्रेस अपने अस्तित्व को बचाने के लिए झामुमो पर निर्भर हो गई? देखिए, पहले तो हम बोलना चाहेंगे कि जो ये दल बदल का बात चल रहा है, आपको पता होना चाहिए कि भाजपा जो है इनका केवल एक ही लक्ष्य है, एन केन प्रकारेण, इनको केवल सत्ता में आना है और सत्ता में आने के लिए किसी भी स्तर पर गिरने को तैयार ही है। आपको पता होगा कि देखिए, आप बात कर रहे हैं नेताओं के दौरे के बारे में। आज देखिए, जो दूसरे प्रदेश के सीएम है, जो भाजपा के सीएम है, वो अपने प्रदेश का विकास छोड़ के आज झारखंड में आ रहे हैं। वो यहाँ विकास ढूंढने तो नहीं आ रहे हैं, वो केवल एक ही चीज ढूंढने के लिए वो सत्ता किस प्रकार से बने और किस प्रकार से नेताओं को तोड़ के, प्रलोभन दे के, उनको ईडी सीबीआई का डर दिखा के उनको अपने में शामिल करने का काम किया जा रहा है। और जहां तक बात है भाजपा की विचारधारा की, देखिए भाजपा की विचारधारा केवल क्लियर है, उनको केवल सत्ता से मतलब है। देश में जनता, युवाओं के साथ क्या हो रहा कोई मतलब नहीं है। हमारे साथी अभी बता रहे थे कि रोजगार की बात करते हैं। देखिए, मुझे भी याद है कि बड़े बड़े पोस्टर लगे थे, बड़े बड़े वादे हुए थे कि 2 करोड़ रोजगार प्रति वर्ष मिलेंगे। आज उस बात को 11 साल हो चुके हैं, आज वही व्यक्ति देश प्रधानमंत्री बनकर बैठे हुए हैं। अगर भाजपा इतने ही अपनी बातों को लेकर तत्पर है तो क्यों अभी तक 1 करोड़ रोजगार भी देने का काम उन्होंने नहीं किया? पहला चीज। दूसरा ये पेपर लीक की बात करते हैं। आज इनको झारखंड में कोई भी एग्जाम हो तो इनका केवल एक ही काम है, 4 साल तक सोना है और चुनाव आते साथ घर से निकलना है और हल्ला गुल्ला स्टार्ट कर देना है, पेपर लीक। हम पूछते हैं कि नीट का पेपर सुन लीजिए हमारे साथी, नीट का पेपर लीक हुआ था, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने माना कि हाँ पेपर लीक हुआ था। उनमें इन्होंने क्या किया? क्या एक भी भाजपा कार्यकर्ता सड़क पे आया? क्या कोई एक भी आवाज इंटरव्यू दिखा दी जिसमें उन्होंने खुल के बोला कि छात्रों के साथ न्याय होना चाहिए? क्या ये न्याय केवल झारखंडी के साथ होने का बात करते हैं ये लोग? और जहां तक ये झारखंड में पेपर लीक की बात कर रहे हैं, एक सबूत दिखा दे हमारे साथी। ये क्या हो रहा है? केवल एक संभावित है। इनको क्या है, सरकार की छवि को खराब करने के लिए कुछ भी करना है। ये स्थिति तो इतनी खराब हो गई इनकी कि अभी हमारी बहनों को मैया समाज योजना के तहत 1000 रुपया आर्थिक मदद देने का काम किया जा रहा है, जिसको बोलते हैं डीबीटी, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर। हम पूछते हैं डीबीटी का इनको पेट में दर्द क्यों हो रहा है? अगर हमारी बहनों को, घर की महिलाओं को 1000 रुपया का दिया जा रहा है, आपको पता है कि हमारी घर की महिला, झारखंड में जो महिलाएं हैं अधिकतर संख्या में जो है वो घर में रहती है, वो क्या रोजगार नहीं करती है। अगर उनको उनके विकास के लिए अगर सरकार का लाभ मिल रहा है तो उनको पेट में दर्द क्यों होता है? इनका देखिए केवल एक ही एजेंडा है, सरकार कुछ भी कर ले, सरकार अपना जान भी दे देगी, लेकिन ये लोगों को पेट में दर्द होगा ही होगा। और जहां तक बात रहे हेमंत सोरेन का, मैं बताता हूं पिछले 20 साल छोड़े पिछले 24 साल जब झारखंड बना है, आज तक कोई भी सरकार आपके द्वारा से योजना लेकर नहीं आई है। क्या आपने कभी देखा कि आपके ब्लॉक का सीओ हो, आपके ब्लॉक का एसडीओ हो, डीसी हो, आपके घर के बगल में आके बैठ रहा कैंप लगा के पूछता है कि भैया बताइए आपका क्या काम है, आपको क्या चाहिए, हम सरकार से क्या लाभ ले सकते हैं? ये ऐतिहासिक कदम है जो पूरे भारत में झारखंड में उठाया गया है। इनको देखिए कोई काम दिखने वाला नहीं है। ये बात कर रहे युवाओं की। हम पूछते हैं ई कल्याण का स्कॉलरशिप 5 साल ये भी सरकार में रहते, क्यों बढ़ा नहीं पाए इसको? हमारी सरकार बनी ई कल्याण का स्कॉलरशिप बढ़ाने का काम किए हैं। देखिए सैकड़ों योजना है, गुरुजी क्रेडिट कार्ड योजना है, सैकड़ों योजना है जो छात्रों के, युवाओं के विकास के लिए लागू किया गया हेमंत सोरेन के द्वारा। और इनको हमको पता है कि कितना भी समझा देंगे, इनका केवल एक ही काम है, विरोध करना, विरोध करेंगे। मैं झारखंड जनता से अपील करता हूं, दिशा भ्रमित नहीं होना है। देखिए एक बार आप दिशा भ्रमित होकर देख चुके हैं देश में क्या हुआ है। आज भारत का जो स्थिति आप देख रहे हैं किस प्रकार से, आज कोई भी देखिए आज महंगाई का स्थिति क्या है, आज रोजगार की स्थिति क्या है। अगर झारखंड के युवा, झारखंड के लोग अगर दिशा भ्रमित हो गए तो अगला 5 साल तक जो ये बात कर डबल इंजन की ना, फिर वही झेलना पड़ेगा। इनका जो 2 इंजन है ना, वापस में टकराते रहता है, सेंटर और राज्य आपस में टकराते हैं और इसमें नुकसान झारखंड का होता है। झारखंड पीछे जा रहा है इसमें। इसलिए मैं देश की युवाओं से बात करूंगा, झारखंड युवाओं से बात करूंगा, भ्रमित ना हो। और जहां तक बात करें पेपर लीक का ना, कोई पेपर लीक नहीं हुआ। अगर लीक हुआ है, हमारे देश में संवैधानिक संस्थाएं बनी हुई है, कोर्ट है, आप कोर्ट में आगे सबूत कीजिए, सबूत साबित कीजिए। अगर पेपर लीक होगा, एग्जाम कैंसिल करवाने का भी काम कांग्रेस सरकार ही करेगी, ये वादा हम करते हैं। लेकिन पेपर लीक नहीं हुआ है तो बिना शर्त माफी मांगने का भी काम करेंगे। चलिए, कई बातें आपने कही, आ रहा हूं, एक ब्रेक का वक्त हो गया। कई बातें आपने कही, एक बार फिर आऊंगा तो आपसे पूछूंगा कि रोजगार के मुद्दे पर गोपाल साहब ने कहा कि भाई 2 करोड़ कहा था, मोदी जी ने 2 करोड़ नहीं दिया। उन्होंने डीबीटी के माध्यम से मैया सम्मान योजना का पैसा जा रहा है, पेपर लीक नहीं हुआ है। रोजगार के मुद्दे पर ठीक है, मोदी जी ने नहीं दिया, क्या हेमंत जी ने दिया? 5 लाख का वादा था। तो सवाल तो उनसे भी बनता है, मोदी जी से भी बनता है भाई 2 करोड़। लेकिन हम रीजनल चैनल है, हम झारखंड को लेकर चलते हैं, झारखंड के लिए लड़ते हैं। पहले तो झारखंड से जवाब मांगेंगे, उसके बाद केंद्र से तो हर राज्य जवाब मांगेगा। 2 करोड़ नौकरियां पूरे देश में देनी थी, लेकिन आपको 5 लाख नौकरियां अपने राज्य में देनी थी। वादा उन्होंने भी किया, वादा आपने भी किया, तोड़ा उन्होंने भी, तोड़ा आपने भी। साहब फर्क क्या रहा दोनों में? युवाओं की जहां तक बात करें, नीट में भी पेपर लीक हो रहे हैं तो जीएसएससी कभी अछूता नहीं रहा। सरकारें बदलती रही, पेपर लीक और पैरवी से पोस्टिंग का खेला चलता रहा।
जिसके भागी पूरे के पूरे झारखंड के युवा बने हुए हैं। चर्चा है फ्रंट फुट पर बीजेपी पर और जानकारी दे रहे हैं हमारे युवा साथी जो हमसे जुड़े हैं सारे साथी। एक बार अतिथियों का रुख कर लीजिए। ओम वर्मा साहब के पास चलते। वर्मा साहब, अभी अभी आपने सुना गोपाल साहब कह रहे हैं, गोपाल जी का दावा है कि कई सारे वादे एनडीए ने किए जो तोड़े गए। इधर से कुंदर सिंह मुंडा जी कह रही हैं कि आदिवासियों के लिए हितैषी नहीं है भाजपा और आजसू की सरकार या एनडीए की सरकार। कितना सहमत, क्या वादे सबने तोड़े हैं इस राज्य के युवाओं के साथ, इस राज्य की महिलाओं के साथ? वर्तमान में प्रवक्ता महोदय ने कहा कि छात्र युवाओं के साथ वर्तमान की सरकार है। कैसे साथ है? यहाँ के लोगों को नियोजन नीति बन पाया क्या? आपके पास आंसर है मैया योजना। स्थानीय नीति बन पाया तो मैया योजना। 5 लाख नौकरी मिला, मैया योजना। आपने कहा कि जाके सरकार आपके द्वारा कार्यक्रम में घर घर जाके फॉर्म लिया गया है, तो आपने अखबार के माध्यम से, न्यूज चैनल के माध्यम से आपने देखा होगा कि जो फॉर्म सेलेक्ट किया, सबमिट किया, उसका क्या हुआ, कितने धरातल पर आया है। आप अखबार के माध्यम से देखेंगे कूड़े के कचरा में वो फॉर्म ये लोग ने फेंकने का काम किया। कितने लोग को अबुआ आवास मिला? आपने सरकार आपकी द्वारा कार्यक्रम में 800 फॉर्म सेलेक्ट किया, तो कितने लोग को अबुआ आवास आपने दिया? कितने लोग का राशन कार्ड दिया? ये आपके पास डाटा उपलब्ध है क्या? आपने कहा क्वेश्चन पेपर में लीक नहीं हुआ, तो आपके क्यों जेएसएससी के अध्यक्ष ने इस्तीफा दिया? विधानसभा के अवर सचिव पकड़ा है, वो क्यों जेल में है? अगर क्वेश्चन पेपर लीक नहीं हुआ, क्यों ये लोग जेल में है? अजीब बात करते हैं। छात्र युवाओं से कनेक्टिविटी है नहीं। छात्र युवा सड़क पर उतर के जेएसएससी कार्यालय घेराव करने गए थे, शांतिपूर्ण तरीके से घेराव कर रहे थे। क्यों? अपनी बातों को रखने के लिए। आपने क्या क्या एफआईआर करके उस छात्र की आवाज को दबाने का काम किया है? आपने कहा स्कॉलरशिप हमने बढ़ाया। अभी आप पता कर ले अभिषेक जी कि कुछ दिन पहले तक स्कॉलरशिप के लिए छात्र युवा भटक रहे थे कल्याण ऑफिस, तब जाके आजसू ने पहल किया, कल्याण पदाधिकारी से मिलकर उनका स्कॉलरशिप जाके दिलाने का काम किया। सिर्फ ये लोग वाहवाही लूटने पे लगे हैं। धरातल पर जाके देखिए कौन ऐसा बीडीओ सीओ है जो जाति प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र बनाने के नाम पर 100, 200, 300 रुपया बिना घूस लिए उनका छात्र युवाओं का काम करता है। सरकार आपकी द्वार के कार्यक्रम में आप जाके देख लीजिए डाटा। अगर 800 आया तो कितने लोग को अबुआ आवास मिला? किसका जाति प्रमाण पत्र बिना पैसे लेके बनाया गया है? कौन से युवाओं को रोजगार दिया गया है? किसको बेरोजगारी भत्ता मिला? आपने कहा था कि पेट्रोल में कम करें। किसने? अब कौन सा ऐसा काम है जो सरकार थपथपा रही है अपनी पीठ को कि हमने छात्र युवाओं के साथ यहाँ पे काम किया? ओबीसी को आपने कहा था 27% आरक्षण मिला। आप पूरे राज्य में जाके देख लीजिए किसको 27% आरक्षण मिला। आपने कहा था हमारी सरकार बनेगी तो 1932 पर खतियान। क्या झारखंड में 1932 की खतियान लागू हो पाई? क्या यहाँ के नियोजन नीति लागू आपने कर पाया? क्या स्थानीय नीति लागू यहाँ पे कर पाया? कुछ काम नहीं किया आपने। सिर्फ 5 साल वाहवाही लूटने का काम किया। हाँ, आपने काम किया है। झारखंड का खनिज संपदा लूटने का, बालू बेचने का, ट्रांसफर पोस्टिंग करने का जो धंधा था वो आपने चालू रखा है। पूरे राज्य की जनता त्रस्त है। आने वाले दिन में इस निकम्मी सरकार को छात्र युवा ही उखाड़ फेंकने का काम करेंगे और दिग्भ्रमित करने वाली ऐसे ऐसे नेताओं को आने वाले विधानसभा चुनाव में पता चलेगा कितने आप छात्र छात्राओं के बारे में सोचे हैं। आपने तो विश्वविद्यालय में अस्थायी कुलपति की नियुक्ति नहीं कर पाई। कितने सालों से शिक्षक की नियुक्ति नहीं हो पाई। आपने क्या किया जब विश्वविद्यालय में कुलपति की नियुक्ति नहीं कर पाई? सरासर ये सरकार विफलता के साथ खड़ी हुई है। युवाओं में आक्रोश है। आप या किसी भी दल के युवा को ले ले, एक दूसरे के प्रति आक्रोश तो दिखाई दे रहा है। कभी केंद्र सरकार की योजनाओं को लेकर, अगर एनएसयूआई में आक्रोश है तो केंद्र की योजनाओं को लेकर है। अगर आजसू बीजेपी में आक्रोश है तो वो राज्य की योजनाओं को लेकर है। और यह आक्रोश ही एक नई क्रांति को जन्म दे सकता है कि आखिर झारखंड को क्या मिला, या केंद्र ने क्या दिया, राज्य ने क्या दिया, या सब ने मिलकर चला। क्या झारखंड को किसी तीसरी जमीन की जरूरत है? यह भी एक समझने वाली बात होगी। कुंदर सिंह मुंडा जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। कुंदर सिंह जी, आपने कहा खतिहान आधारित यहां पर स्थानीय नीति होनी चाहिए और बीजेपी आदिवासियों की नहीं सोचती। जेएमएम आदिवासियों की हितैषी पार्टी कही जाती है। 28 में से 26 विधानसभा सीटें आईएनडीआईए गठबंधन ने साधी हैं हेमंत सोरेन के चेहरे पर। बड़ा पार्टी माना जाता है। आपने भी कहा कि उनको पार्टी नहीं छोड़ना चाहिए था, बीजेपी नहीं लिया। एक संकल्प के माध्यम से, संकल्प पत्र के माध्यम से राज्य में खतिहान के आधारित स्थानीय नीति शुरू हो सकती थी, लेकिन वो नहीं करके उसको 9वीं अनुसूची में डालने का प्रस्ताव बनाकर भेजा गया गवर्नर के पास कि गवर्नर वहां भेजें, और वो आज तक 2 बार राजभवन से वापस आया, फिर से गया। मुझे ये बताइए कि जो तब तक तो संकल्प से शुरू कर सकते थे ना, आप राज्य की जनता के लिए एक रास्ता तो खोल सकते थे कि हम संकल्प से इसको शुरू करें और 9वीं अनुसूची में डालने के लिए गवर्नर के पास भेज रहे हैं।
ये क्यों नहीं किया आदिवासियों की हितैषी सरकार ने? देखिए, सबसे पहले तो मैं कहना चाहूँगी कि यहाँ पर भाजपा की सरकार भी रही है 17-18 साल, कांग्रेस और जेएमएम की सरकार भी अभी पिछला 5 साल रही, झारखंड बने हुए 24 साल हो गए, लेकिन यहाँ पर झारखंडियों के जो मुद्दे हैं आज भी वही के वही हैं। ना खतियान आधारित स्थानीय नीति बन पाए। आप अगर खतियान आधारित स्थानीय नीति, इच्छा शक्ति होनी चाहिए। खतियान आधारित स्थानीय नीति ना तो भाजपा ने लाया, ना जेएमएम कांग्रेस ने लाया। अगर आप लाना ही चाह रहे थे तो आप विधेयक बिल पास करते और यहाँ पर लागू कर देते। संकल्प से आ सकता था, क्यों नहीं लाया? लेकिन इच्छा शक्ति नहीं है ना यहाँ तो पर। फिर कैसे हितैषी मानते हैं आप कि भाई आदिवासियों की हितैषी पार्टी है? बिल्कुल हितैषी नहीं है। वो आदिवासी और यहाँ के मूलवासियों को छलने का काम कर रहे हैं और सबको ढकने के लिए यहाँ पर बेरोजगारी, पलायन, विस्थापन, जमीन लूट, सादा पट्टा, डेमोग्राफी, ये सारे मुद्दे हैं। लेकिन सारे मुद्दों को छोड़कर आज मैया सम्मान योजना चलाया जा रहा है। मैं इसे बिल्कुल गलत मानूंगी और महिलाओं के लिए अपमान की बात है। आप महिलाओं को रोजगार दीजिए ना। आज भी हमारी महिलाएं दातून और पत्ता बेचने के लिए, हड़िया बेचने के लिए मजबूर है। लोग पलायन कर रहे हैं दूसरे राज्यों में रोजगार के लिए और गांव के गांव खाली हो जा रहे हैं। हमारी जनसंख्या लगातार घटती जा रही है, इस पर कभी चर्चा नहीं की जाती है। यहाँ ना तो धर्म कोड की बात की जा रही है, ना समता जजमेंट की बात की जा रही है। डेमोग्राफी पर दोनों पार्टियां आपस में लड़ रही हैं। अगर डेमोग्राफी की बात करते हैं तो रांची जिला एक शेड्यूल एरिया है, लेकिन यहाँ सादा पट्टा में लगातार जमीन छीनी जा रही है, लगातार लोग बसते जा रहे हैं। इस पर रोकने का किसी ने पहल नहीं किया है। और डेमोग्राफी की बात करते हैं बांग्लादेश की, तो दोनों सरकार यहाँ पर दोषी है हमारे लिए और ये सिर्फ छलने का काम किया जा रहा है। मैं दोनों सरकारों को गलत बोलूंगी और इस बार बदलाव होना चाहिए और विकल्प के तौर पे इसीलिए हम लोगों ने भारत आदिवासी पार्टी को लाया है। और भारत आदिवासी पार्टी आदिवासी नाम से जरूर है, मगर यहाँ के शोषित, वंचित, पिछड़े सभी वर्गों की हम बात करते हैं और आदिवासी मूलवासी की बात करते हैं और इस बार हम लोग उसी विकल्प की ओर बढ़ रहे हैं। चलिए, बीजेपी से हमारे साथ योगेंद्र सिंह जी हैं। योगेंद्र सिंह जी, घुसपैठ को लेकर चर्चा होती है, बदलती डेमोग्राफी पर चर्चा होती है। पलामू से भी घुसपैठ बदल रहा है, रांची में भी घुसपैठिए हैं। अभी जब भाजपा ने 500 पन्नों की सूची सौंपी थी तो सबसे ज्यादा डेमोग्राफी अगर बदली थी कहीं की वोटर्स की संख्या में तो वो हटिया विधानसभा क्षेत्र में बदल गई थी। बिल्कुल योगेंद्र सिंह जी। जी बिल्कुल, आप अभी देख रहे हैं चारों तरफ जो है घुसपैठियों की बाढ़ सी आ गई है इस सरकार में। बांग्लादेश से भारी संख्या में हमारे यहाँ साहेबगंज हो या देवघर हो या हमारे पलामू में भी, पलामू अभी चर्चित नहीं हुआ है लेकिन बस कुछ ही दिनों की बात है, आप देखेंगे कि पलामू भी बड़ी भारी पैमाने पर घुसपैठ हुआ है और बांग्लादेश से अवैध लोग आके रह रहे हैं और रोजगार कर रहे हैं और कई तरह की आपराधिक घटनाओं को अंजाम भी दे रहे हैं, जो कहीं ना कहीं थानों में उसका आपराधिक रिकॉर्ड भी जा रहा है। तो हम ये देख रहे हैं कि इस सरकार में घुसपैठियों को बढ़ावा दिया जा रहा है, जिस तरीके से बंगाल सरकार के द्वारा किया जाता रहा है। और ठीक उसी के तर्ज पर इस झारखंड प्रदेश में भी इस सरकार के तरफ से घुसपैठियों को बढ़ावा दिया जा रहा है और कहीं ना कहीं सह प्राप्त है उसको। गोपाल कृष्ण चौधरी साहब, दो बातें आपने कही। रोजगार को लेकर आपने कहा, वो आपने बिल्कुल सही कहा, रोजगार को लेकर तो मुद्दा है ही, जो स्कॉलरशिप की बातें हैं, गुरुजी क्रेडिट कार्ड की बातें हैं, मैया सम्मान योजना की बातें हैं। अभी जो कुंदसी जी कह रही हैं, क्या 1000 रुपया दे देना महिलाओं को उनके महीने भर के खर्च के तौर पर, क्या आप कुछ नहीं कर रही हैं तो एक सहयोग राशि क्या होगा 1000 रुपए से? पहला सवाल यह है। दूसरा सवाल कि मैया सम्मान योजना के लिए आप ही कह रहे हैं कि डीबीटी के माध्यम से पैसा जा सकता है। मैया सम्मान योजना में जो बजट बनाया जा रहा है और उसके जो एडवर्टीजमेंट के लिए जो बजट है, उन दोनों की तुलना करेंगे तो करीब 25-30% एडवर्टीजमेंट पे खर्च कर दिया जा रहा है। अगर 1000 करोड़ भेज रहे हैं तो 200-300 करोड़ रुपए तो एडवर्टीजमेंट में खर्च फूंक दिए जा रहे हैं। तो ये मैया सम्मान योजना है या स्व कल्याण योजना है? देखिए, जैसा कि आप बात कर रहे हैं, भाई समय योजना का जो ये लोग विरोध कर रहे हैं, ये लोग विरोध क्यों कर रहे हैं? क्योंकि सरकार का जो भी अच्छा काम होगा उसका विरोध करने का करना ही है। विपक्ष में बैठे हुए हैं, पहला चीज। दूसरा, जहां तक आप बात कर रहे हैं कि प्रचार का, हम पूछते हैं एक हमारे गांव में रहने वाली महिला को, जो घर के अंदर महिला रहती है, उनको जब तक हम बताएंगे नहीं, जब तक हम जानकारी देने का काम नहीं करेंगे, तब तक कैसे जानकारी मिलेगा उनको कि उनका हक अधिकार क्या है? तो ये बहुत ही जरूरी है। देखिए, उनके अधिकारों की बात उन तक पहुंचाने के लिए थोड़ा तो खर्च होगा। और जहां तक ये आंकड़ा बोल रहे 20-30%, ये आंकड़ा इतना बड़ा नहीं है। ये देखिए, मैं मान सकता हूँ 5 से 10% आंकड़ा हो सकता है, संभावना है, लेकिन ये इतना भी ज्यादा फिजूल खर्ची नहीं है, पहला बात।
ये कोरोना के समय क्यों नहीं दिया इन लोगों ने? कोरोना नहीं, के मैं समय बताता हूँ, मैं कोरोना पे भी और आता हूँ, महिला कोरोना समान योजना पे भी आता हूँ, महिला समान योजना चुनाव से 2 माह पहले क्यों? देखिए झारखंड, एक मिनट, 5 झारखंड सालों में, पिछले 4 सालों 4.5 सालों में सरकार को क्यों नहीं याद आई मैया सम्मान की? अरे ये बिल्कुल मैया याद है, सम्मान बिल्कुल योजना याद है, एक चुनाव से 2 माह पूर्व क्यों? नहीं योगेंद्र जी, ये कोरोना सवाल, के समय क्यों नहीं योगेंद्र किया जी, ये सवाल, कोरोना के टाइम ये कफन ये सवाल अहम है जो कुदरती जी पूछ रही यही है। काम इनका सरकार में भी था, यही काम यहाँ डिबेट रूम में भी हो रहा है ना, तो ये सरकार में काम करने देंगे ना डिबेट रूम में नहीं, बोलने ये लोग- देंगे। कुदरती जी, देखिए ऐसा है पिछले 5 साल नहीं उनको बोलने दीजिए। पिछले योगेंद्र जी एक सवाल ले लीजिए, कुदरती जी का सवाल ही मैं ले रहा हूं। मान लीजिए बीजेपी आंसू को आप कह सकते हैं कि भाई सरकार में है, बोलने नहीं देते हैं, या विपक्ष में नहीं बोलने देते हैं। ये बड़ा सवाल है कि 2021-22 में, 22-23 में कोरोना का जब संक्रमण रहा, कोरोना काल में जिसकी सरकार भी दुहाई देती है कि हम उलझे रहे, हम कुछ कर नहीं पाए, खजाने खाली हो गए, उस समय हमारे पास पैसा नहीं था, जैसे तैसे उसको मैनेज किया गया। उस समय गैर योजना मत से क्या ये पैसे मैया सम्मान योजना के नाम पर या मैया कल्याण योजना के नाम पर, जब खाने को राशन नहीं मिल पा रहा था, किसी तरीके से अनाज मिल रहे थे, क्यों नहीं दिए गए? उसको आज चुनाव से 2 महीने पहले क्यों दिया शुरू उस किया? टाइम चुनाव नहीं सर, थे। बिल्कुल, मैं इसका जवाब देना चाहूंगा, सुन लीजिए, मैं इसका जवाब देना चाहूंगा कि ऐसा है पूरे भारत में कौन सा फंड झारखंड, बोल रही है मैडम? एक ट्राइबल मिनट, सप्लांट का पैसा हर साल ट्राइबल सप्लांट का पैसा उस समय भी था। योगेंद्र जी, गोपाल जी माफ कीजिएगा, गोपाल जी देखिए ऐसा है, पहले जो आरोप लगाया उस पर बता दूं कि ऐसा है कि हेमंत सोरेन सरकार इकलौती सरकार है पूरे भारत भर में जिन्होंने अपने प्रवासी मजदूरों को लाने के लिए एरोप्लेन तक भेज दिया। इन्होंने क्या है कि सभी लोगों के अकाउंट में 1000 रुपए देने का काम किया था कोरोना काल में। ये आपको याद नहीं आने वाला है। अब बात करें मई समय, देखिए योजना का नाम कुछ भी हो, लेकिन उस समय जो पैसा देने का काम किया गया सरकार के द्वारा बहुत ही बेनिफिट दिया गया था, पहला बात। और जो काम करने के बाद के पिछले 5 साल में 2 साल कोरोना बीत गए, उसके बाद इन लोगों को अच्छा लगा नहीं हम लोगों का काम, क्या किया कि हमारे सीएम उठा के जेल में डाल दिए। बाद में कोर्ट बोलती है कि हमारा सीएम तो बेगुनाह है। ऐसा है इनका केवल नहीं बोला बेगुनाह है गोपाल जी, कोर्ट ने जमानत दी है, कोर्ट ने जमानत दी है, लेकिन कोर्ट एक आरोप साबित होता तब तो हाँ, हम पूछते हैं अगर ईडी ने आरोप साबित नहीं कर पाई, किस आधार पे हमारे सीएम उठा के जेल में रखने का काम किया है? तभी ईडी पकड़ा है। अरे भैया चोरी की है तो हमने हाथ ही नहीं उड़ाया था। अगर सरकार का जांच हो जाएगा तो मैं बताता हूँ ज्यादा बेहतर है। मैं आपको एक बात बताऊं गोपाल साहब, कुंदन पाहन जी, माननीय कुंदन पाहन जी कई मामलों में बरी हो गए, कोर्ट में गवाही नहीं मिल पाया। यहां तक कि आईसीआईसीआई बैंक 5 करोड़ लूट कांड में भी गवाही उनको मुझे लगता है कि उसमें भी बरी हो चुके हैं। गवाह नहीं मिल पा रहे हैं, कोई आधार नहीं है साबित करने का, कौन देखा है, किसने बोला है। और हो सकता है आने वाले भविष्य में कुंदन पाहन जी चुनाव भी कहीं से लड़ जाए। ये एक अलग मुद्दा हो गया कि कौन आरोपी बना, कैसे जमानत मिली, कैसे वो बरी हुआ, ये एक अलग मुद्दा हो गया। जो बड़ा सवाल है कि सरकार अगर अपने लक्ष्यों को लेकर, युवाओं को लेकर, महिलाओं को लेकर पिछले 5 साल में गंभीर है, आप बोल रहे हैं, मैं भी स्वीकार कर रहा हूं, युवाओं के आ रहा हूं कुंदन सिंह जी, युवाओं के लिए क्या किया, महिलाओं के लिए क्या किया, मुझे ये बताइए। आपने स्कॉलरशिप योजना बताई, हाल वास्तविकता में क्या है ये आप बेहतर जानते हैं। गुरुजी क्रेडिट कार्ड से कितने लोग गए हैं अभी तक, कब शुरू हुआ, कितने लोगों का आंकड़ा आया, अभी तक जारी नहीं हो पाया है सर। लेकिन मैया सम्मान योजना को जिस तरीके से प्रचार किया जा रहा है, बिल्कुल अंतिम व्यक्ति कब तक पहुंचनी चाहिए। लेकिन आप सरकार हैं, आपके पास हर जगह अंचल है, प्रखंड है, प्रखंड विकास पदाधिकारी हैं, आपके अंचल अधिकारी भाग जाते हैं, ताला तोड़ना पड़ता है ईटा से, तब अंचल अधिकारी उसमें घुसते हैं, जबरन घुसते हैं। कुछ अंचल अधिकारी लापता है, अंचल जा ही नहीं रहे हैं। कुछ अंचल अधिकारी ईडी के रिमांड मतलब केस में है, 1 लाख रुपए का मुचलका देके जमानत ले रहे हैं। क्या है सर? इन्होंने फूलो झानो योजना भी लाया था महिलाओं के लिए। ऐसा है कि आ रहा हूं आपके पास। ऐसा है कि अंचल अधिकारी हमारे कार्यकाल में नहीं आए हुए हैं, भाजपा सरकार में अंचल अधिकारी सरकार की नौकरी है। ट्रांसफर पोस्टिंग का खेल खेल ही रहे हैं। अरे ये तो आरोप है, ये तो आरोप है। नहीं ओम जी, बात पूरी कर लेंगे। ये तो आरोप है ना, इनका आरोप है। देखिए जितना काम आज हो रहा है गरीबों का ब्लॉक में, ये पहले से अभूतपूर्व है। मैं आपसे दावा कर सकता हूं कि आप जाके अपने प्रेस मीडिया के माध्यम से देख सकते हैं जितना काम आज हो रहा है ब्लॉक में, आज एक गरीब से गरीब व्यक्ति भी जाके सीओ से मिल सकता है। और अगर आपको कहीं लगता है कि नहीं मिल सकता है तो आप हमें बताइए, कांग्रेस साबित करने का काम करेगी वहां पे कि आज जितना लोग मिल सकते हैं, इजी टू एक्सेस है एक ब्लॉक का सीओ और बीडीओ, उतना पहले कभी नहीं था। और जहां तक बात कर रहे हैं कि ये ताला तोड़ने की बात कर रहे हैं, देखिए एक आध अपवाद हो सकते हैं, वो अधिकारी की गलती से, सरकार में कोई दोष नहीं है। मैं ऐसे आपको एक आध दर्जन अपवाद दे दूंगा। और ब्लॉक के हालात बहुत भयावह हैं, ये स्वीकार कर लीजिए। जिस तरीके से आदिवासियों की जमीन की लूट हो रही है ना, 1955-56 का दिखाया जा रहा है कि जमींदार के सामने जमींदारी मतलब सरेंडर कर दिया आदिवासियों ने जमीन, और जमीन जनरल का हो गया। आदिवासी खेती करता, उसको पता ही नहीं रसीद कब कट गया।
और ऐसे मामले 4000 दखल दिहानी पेंडिंग है, क्यों नहीं बोलिए। कराया इन लोगों ने? अच्छा, हम पूछते हैं कि क्या ये पिछले 5 साल में हो रहा है, इससे पहले नहीं हो रहा था? जब ये भाजपा की सरकार तभी क्या कर रहे थे? देखिए ऐसा अभी तो उन्होंने कहा, जो जिस कुंदर सिंह जी की बात आप काट रही हो, उन्होंने ही कहा कि बीजेपी कभी आदिवासियों की हितैषी नहीं रही, लेकिन जेएमएम तो आदिवासियों की हितैषी झारखंड हितैषी नहीं हो सकती। हम पूछते हैं 1.5 लाख करोड़ हमारा बकाया कोयले का रॉयल्टी, कोयले का जो रॉयल्टी बाकी है खनन का, अगर वो हमें देने का काम करे, हम बता झारखंड विकास क्या हो सकता है? योगेंद्र जी क्यों नहीं दे देते हैं भाई? 1.5 लाख करोड़, 1,36,000 करोड़ बकाया है, सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दे दिया है, पैसे क्यों नहीं दे रहे हैं आप लोग? देखिए, जहां तक रॉयल्टी का बात है तो केंद्र सरकार हमेशा अपने हिसाब से रॉयल्टी का भुगतान करती रही है, और उसके लिए कुछ टेक्निकल बात है, कुछ टेक्निकल पेपर इश्यू होता है जिसको झारखंड सरकार पूरा नहीं कर पा रही है। और ये जो कोयले के रॉयल्टी टैक्स की बात करती है, अगर झारखंड सरकार झारखंड सरकार महोदय अगर चाहती ना, तो ये जो अवैध कोयले का भंडारण हो रहा है, अवैध कोयला बेचा जा रहा है झारखंड से, अगर उसको केवल बंद कर देते तो सरकार के यहाँ करोड़ों टैक्स 1,36,000 करोड़ मांग रहे हैं। और कल एक वरिष्ठ पत्रकार अरूप चटर्जी ने 1,20,000 करोड़ की जालसाजी का, कोयला चोरी का केस किया, जिसको सीबीआई को पी दर्ज करने की सीधा सा प्रमाणित बात है कि भाई जांच कर, प्रमाणित बात है। अगर आपको लगता है कोयला चोरी हुई, अब जांच करवा लीजिए महोदय। झारखंड सरकार में कोयले की लूट मची है और बालू का अवैध उत्खनन हो रहा है। ये अबू आवास की बात करते हैं, जरा इनसे पूछे आप कि जिस अबू आवास की बात कर रहे हैं, कई बार पूछा, इसीलिए मैं अबू आवास पे वो भी नहीं बोल रहे, मैं भी नहीं पूछ रहा। वो जैसे अबू आवास बोलेंगे मैं पूछूंगा कि पिछले 2-3 सालों से बालू का जो दाम है, तो सर हम लोग बालू नहीं खरीद पा रहे हैं। आसमान छू रहा है, तनख्वाह जितनी है, बालू खरीद के घर बना सकते हैं, लेकिन बालू खरीदना हमारे मुंह से है। सर बालू का जो आप रेट बता रहे हैं ना, जो आप जीएसएमडीसी से दे रहे हैं बालू का रेट वही लेते हैं ब्रोकर भी। जो ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा है वो गरीब कहां से लाएगा? उसी का पैसा ले लेते हैं ज्यादा। बात हमको बताइए, सरकार स्टेबल होने के बाद काम करने का गोपाल जी लाभांश देंगे तब तो आप बिल्कुल लाभांश। चलिए पसंद नहीं झारखंड में न्यूनतम बालू की 1 हेक्टेयर बालू की कीमत मान्य वर्ष 7,000 से 8,000 है। आप जरा सोच ले कि 1.5 लाख रुपए मिल रहा है। कुंदर सिंह जी कितने मामलों की और जांच कराई जाए? सारे मामले जांच करें क्या ये लोग? कुंदर सिंह जी, सरकार आपकी रोक लगाइए। आप यहाँ कोयले की रॉयल्टी की बात कही जा रही है। मैं कहती हूँ ये झारखंड 5वीं अनुसूची का राज्य है जी। यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने ऑलरेडी समता जजमेंट की बात कही है, जिसकी जमीन उसकी खनिज। तो आज आदिवासी मूलवासी विस्थापित क्यों हो रहे हैं? जिसकी जमीन है उसे खनिज का रॉयल्टी मिलना चाहिए था। वो खुद अपने जमीन से खनिज निकाल कर वो बेचते, कोयला निकाल कर बेचते, सरकार उसमें मदद करती। लेकिन इस पर तो किसी ना भाजपा ने, ना आजसू ने, ना कांग्रेस ने, ना जेएमएम ने, किसी ने इस पर बात नहीं उठाया। आज बालू पर यहाँ पर लड़ रहे हैं लोग, लेकिन बालू उठाने का अधिकार किसको है? ग्राम सभा को है। ग्राम सभा को क्यों पावर नहीं दिया गया है? तो नियम कानून का तो यहाँ पर शुरू से धज्जियां उड़ाया गया है और आज भी उड़ाया जा रहा है। तो दोनों सरकार यहाँ पर फेल है, मैं सीधा सीधी कहना चाहूंगी। दोनों सरकारें फेल है। ओम वर्मा साहब, 1,36,000 करोड़ की जो रॉयल्टी रोकी गई है, ये दुर्भाग्य से कह लें या क्या कह लें, आप लोगों के लिए अच्छा मुद्दा बन जाएगा कि 2005 में रोका गया है, जब कांग्रेस की सरकार केंद्र में थी। क्यों रोका गया था? ये रॉयल्टी क्यों रोकी गई झारखंड? तौर पर लगता है ये जो टेक्निकल इशू के कारण केंद्र सरकार के द्वारा रोकी गई है। आने वाले समय में हम सभी पहल करेंगे तो ये रॉयल्टी मिलेगी। लेकिन वर्तमान में आप देखेंगे जो खनिज संपदा, बालू विस्थापन का जो मुद्दा है, रोजगार का मुद्दा है, इसमें राज्य सरकार पूरा तरह से फेल है। आप देखेंगे यहाँ के विधायक प्रतिनिधि अपने रोड पे खड़े होकर बालू का ट्रक पार करवाते हैं। बहुत सा ऐसा एग्जांपल है जो आपको अखबार के माध्यम से और न्यूज चैनल के माध्यम से आपको देखने लेकिन को मिलेगा। समता जजमेंट की बात क्यों नहीं की जाती है? एंड ये लोग क्या करेंगे? पहाड़ बेचने के नाम पर मुख्यमंत्री महोदय जेल गए, ये कहते हैं ईडी और सीबीआई फंसा के ले। ऐसा होता है कि आपने गुनाह किया तभी जेल लेके गया है। इसके अलावा आप निकल के आए तो क्या किए? एक जो सबसे सरल मुख्यमंत्री बने चंपैदा, उनके कार्यकाल आपको पसंद नहीं आया, उनको आपने हटाकर खुद सीएम का कुर्सी पे बैठने का काम किया है। तो ये अबुआ नहीं बबुआ वाली सरकार चल रही है। ये सोने के चम्मच में बैठकर राज्य चलाने का काम कर रहे हैं। अधिकारी पदाधिकारी कोई यहाँ के शासन सुशासन की बात सुनते नहीं है। आए दिन देखेंगे कि अब चोरी डकैती भय का माहौल, वातावरण राजधानी सहित पूरे राज्य में भरा हुआ है। पूरी तरह से राज्य सरकार भ्रष्टाचार में लिप्त है और ये कतई हम सब बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम सड़क से सदन तक हम लोग आंदोलन कर रहे हैं और आने वाले दिन में भी इस सरकार के हटाने का काम हम लोग करेंगे।
योगेंद्र सिंह साहब जी। मुझे एक बात बताइए, हेमंत सोरेन साहब को ईडी ने जेल भेजा, जिसको लेकर अभी हमारे साथी गोपाल साहब कह भी रहे हैं कि जमीन का मामला था, अदालत ने जमानत भी दे दिया। गुरुजी शिबू सोरेन वो जब जेल गए तो कांग्रेस की सरकार थी केंद्र में, सीबीआई ने गिरफ्तार किया। मधु कोड़ा जब जेल गए कांग्रेस की सरकार थी। लालू यादव जब जेल गए कांग्रेस की सरकार थी। ये तीनों, और मधु कोड़ा, गुरुजी तो खैर बरी ही हो गए, मधु कोड़ा का मामला चल ही रहा है। और आज सब मतलब मधु कोड़ा को अगर हटा दे तो गुरुजी, लालू जी और कांग्रेस सब कोई साथ में है, सब मिलीजुली सरकार बना रहे हैं, मिलीजुली सरकार लड़ाई लड़ रहे हैं चुनाव। तो कैसे ये मतलब विचार कैसे बदल जाते हैं? हेमंत सोरेन का जेल जाना तो एक मुद्दा जरूर बन गया कि भाई ईडी ने जेल भेजा है, लेकिन ये भी तो मुख्यमंत्री रहे हैं, झारखंड के मुख्यमंत्री रहे हैं, और इन पर भी आरोप लगे हैं गंभीर। ये भी जेल गए, जमानत पर बाहर आए। उस समय तो केंद्र में कांग्रेस की सरकार रही है, तो क्या वो दबाव की राजनीति थी? महोदय, ये जो ईडी वाली खेल है, ये खेल प्रारंभ किसके द्वारा किया गया है आप यह जान लें। यह खेल हमारे के जनक इसको इस खेल हो रहा है। कांग्रेस ही इसके जननायक है, आप जान लें। ईडी का खेल हो रहा है। देखिए कांग्रेस ही ईडी का प्रवर्तन निदेशालय है। जहां तक ये बात करें विचारधारा के खेल की, हम बात करते हैं, आपके प्रदेश का एक बयान हमको अभी भी याद है कि अगर मैं भाजपा में शामिल हो गया तो मैं कुतुब मीनार से कूदने का काम करूंगा। मैं पूछता हूँ ये विचारधारा कैसे बदल गई? आपके जो लोग आपके पार्टी को पूरा भला चाहते हैं, जेएमएम भी तो कहा था, लालू यादव आरजेडी के प्रमुख बोले थे कि झारखंड मेरी लाश से बनेगा। आप उनके साथ बैठ के शासन चला रहे हैं। आपकी विचारधारा कौन है? आप झारखंडी हम लोग विकास की बात करेंगे, आज उसके साथ बैठ के सरकार चला रहे हैं। झारखंड मुक्ति मोर्चा की विचारधारा सत्ता के साथ बदलती रहती है महोदय, बस ये भाजपा के ऊपर लागू होता है। सत्ता के लिए आपके अध्यक्ष सत्ता के साथ इनकी यूपीए की विचारधाराएं बदलती रहती है। तो मतलब ये जो पूरी विचारधाराओं के बदलने का मामला समझ में आता है, लेकिन अगर आप देखें 2000 से पहले झारखंड को, जब झारखंड गठन नहीं हुआ था गोपाल साहब, तो कांग्रेस के शासन में मुझे लगता है 65 साल कांग्रेस का शासन रहा। झारखंड की लड़ाई 80 के दशक से लड़ी जा रही है। क्यों झारखंड का गठन नहीं दिया गया? झारखंड को अलग राज्य का दर्जा नहीं दिया गया। लालू यादव साहब ने कहा कि मेरी लाश पर झारखंड बनेगा, ये सच्चाई है। उसके साथ आप सरकार ऑन एयर उन्होंने कहा। आज लालू यादव साहब भी आपके गठबंधन में शामिल है। देखिए ऐसा है कि झारखंड का जो मकसद था अलग करने का, वो विकास का मकसद था। और जहां तक बात है, देखिए कभी भी देश में कोई बड़ा फैसला होता है तो वो परिस्थिति को देख के किया जाता है। अगर आज हमको आप बोलेंगे 4 राज्य और बना दीजिए, तो ऐसा नहीं हो सकता। किसी भी जब तक आपकी सरकार स्टेबल ना हो, जब तक देश स्टेबल ना हो, देश में जंग का माहौल, कैसे आप झारखंड आज की बात कर लेंगे? देखिए ऐसा है, जब तक देश में स्टेबिलिटी नहीं आएगी, झारखंड का अलग होने का बात पॉसिबल था नहीं। और जहां तक बात अलग होने का, झारखंड अलग होने फाइनल स्टेटमेंट दे दीजिए सर, अब वक्त कम बचा। फाइनल स्टेटमेंट भी देखिए, फाइनल स्टेटमेंट हमारा यही होगा कि देखिए कांग्रेस यही सवाल करती है भाजपा से और बाकी संगठनों से कि आप डेमोग्राफी की बात करते हैं, डेमोग्राफी की बात करते हैं। मैं पूछता हूं देश का जो बॉर्डर है वो किसके अंडर में आता है? देश का बॉर्डर जो अमित शाह जो गृह मंत्री है, क्या उनका क्या काम है? अगर देश की सीमाओं को सुरक्षा नहीं कर सकते, सरकार से इस्तीफा देना ये लोग। और जहां तक बाकी योजनाओं की बात करते हैं, देखिए बहुत सी योजनाएं लागू हुई है, बहुत सा काम हो रहा है। इनका केवल काम है विरोध करने का। विरोध करते रहे, हेमंत सोरेन पहले भी काम कर रहे थे, आगे भी करेंगे। और मैं वादा कर रहा हूँ 5 साल बाद भी अगला हम लोग जीत के आएंगे, 5 साल बाद भी लोग काम करेंगे। कुंदर सिंह जी, मैं झारखंड की जनताओं से कहना चाहती हूँ कि इस बार विकल्प के तौर पे सरकार बदलिए, ना भाजपा, ना कांग्रेस, ना जेएमएम, ना भाजपा को लाइए। आप इस बार विकल्प के तौर पे अपनी सरकार को चुनिए, अपने पार्टी को चुनिए। और मैं कहना चाहूँगी कि वर्तमान समय में यहाँ पर भ्रष्टाचार लिप्त है। यहाँ पर जेएमएम की जो सरकार चल रही है, पिंटू और पांडे जी के इशारों पर चल रही है। यहाँ पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के भी हाथ बंधे हुए हैं। यहाँ पर कांग्रेस कुछ करने नहीं दे रही है, वो कहते कांग्रेस कुछ करने नहीं दे रही है, वहाँ यहाँ पर जेएमएम कांग्रेस पर इल्जाम लगाती है। तो ये इस तरह से जो चल रहा है, तो मैं कहूंगी कि सारे पार्टियों को आप लोगों ने देखा है, आप अपनी पार्टी को देखिए। चलिए योगेंद्र जी, फाइनल स्टेटमेंट। कमलेश कुमार सिंह, माननीय विधायक हुसैनाबाद, और उनके पुत्र सूर्या सिंह। कमलेश कुमार सिंह जहां एक तरफ विकास करके अपनी पहचान झारखंड प्रदेश में बनाए हैं, राष्ट्र में बनाए हैं, अपने क्षेत्र में बनाए हैं, वहीं सूर्या सिंह एक नई सोच, एक नई ऊर्जा के साथ युवाओं का प्रेरणा स्रोत हमारे क्षेत्र में रहे हैं। और मैं आपको उम्मीद दिलाता, भरोसा दिलाता हूं कि झारखंड प्रदेश में और पूरे देश में माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में और हमारे कमलेश भैया और सूर्या सिंह जी के प्रयास से हमारा पलामू प्रमंडल, हुसैनाबाद हरियाणा विधानसभा क्षेत्र और पूरा झारखंड प्रदेश एक दिन आगे बढ़ेगा। और ऐसा मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, एक दिन आगे बढ़ेगा। आजसू पार्टी युवाओं, छात्र युवाओं की पार्टी है।
आजसू प्रमुख श्री सुदेश कुमार महतो के नेतृत्व में छात्र युवा एक साथ हम सभी के साथ आ रहे हैं और एनडीए का कुनबा डे बाय डे बढ़ते जा रहा है। इस छात्र युवा विरोधी सरकार को जो रोजगार के नाम पर, बेरोजगारी भत्ता के नाम पर, विस्थापन के नाम पर, 1932 के खतियान के नाम पर, ओबीसी आरक्षण के नाम पर झारखंड को ठगा है। झारखंड वासी अब जागरूक हो गए हैं। आने वाले विधानसभा चुनाव में इस महागठबंधन लूट और झूठ की सरकार को यहां से हम सभी मिलकर उखाड़ फेंकने का काम करेंगे और एनडीए की सरकार 2024 में बनाएंगे। कई मुद्दे हैं, कई मुद्दों पर चर्चाएं होती रहेंगी। निश्चित तौर पर युवाओं के मुद्दे सबसे ज्यादा अहम हैं। चाहे किसी भी तरीके की सरकारें बदलें, लेकिन युवाओं को ध्यान में रखिए, क्योंकि यही कर्ता धर्ता होते हैं जो राज्य को स्थायी रूप से एक विकास, एक मूर्त रूप दे सकते हैं। वो किसी भी दल के हों, वो मुद्दा नहीं है कि युवा किस दल के हैं। इसीलिए युवाओं को और महिलाओं को, इन दो को, कोई भी सरकार जो होती है, चुनावी वादे हमेशा इन दोनों पर ही निर्भर होते हैं। लेकिन इन वादों का चुनाव जीतने और हारने के बाद क्या परिणाम होता है, ये मूल्यांकन का समय अभी आपके पास है। इसका मूल्यांकन कीजिए और इसके आधार पर अपना मताधिकार कीजिएगा, मताधिकार का प्रयोग कीजिएगा। धन्यवाद देते हैं अपने अतिथियों का। हमारे साथ भारत आदिवासी पार्टी से कुंदर सिंह मुंडा जी थी। कुंदर सिंह जी बहुत धन्यवाद। आजसू से ओम वर्मा साहब हमारे साथ थे। ओम जी बहुत धन्यवाद। और कांग्रेस से गोपाल कृष्ण चौधरी साहब हमारे साथ थे। गोपाल जी बहुत धन्यवाद। भाजपा से योगेंद्र सिंह जी हमारे साथ थे। योगेंद्र जी बहुत धन्यवाद। आप सभी अतिथियों का बहुत बहुत धन्यवाद। बहुमूल्य समय आपने निकाला, कई बातें आपने बताई, कई बड़े मामले हैं। मैया सम्मान में 1000 रुपए महिलाओं के खाते में जा रहे हैं, ये बहुत बेहतरीन बात है, बेहतरीन पहल है। ये होना चाहिए, कोई भी सरकार आए इसको लागू करना रहना चाहिए। लेकिन साथ ही साथ पैरेलल तरीके से महिलाओं के लिए रोजगार भी बनाइए, नहीं तो 1000 लेकर दतमन और पत्ता बेचना पड़ेगा। जो आज हमारी साथी कुंदर सिंह मुंडा जी ने कहा, 1000 रुपए में घर नहीं चला पाएंगी, आपको रोजगार के नए रास्ते उनके लिए तलाशने पड़ेंगे। और जब डीबीटी के माध्यम से पैसा जा रहा है तो करोड़ों रुपयों का मंच बनाकर उस पर एडवर्टीजमेंट करने की आवश्यकता नहीं। जनता आपको देखती है, हर मीडिया हाउस उसको प्रमुखता से उठाता है, प्रमुखता से छापता है और किसी भी तरीके से वो आखिरी व्यक्ति तक पहुंचाने का प्रयास करता है। बहरहाल खबरें चलती रहेंगी, बने रहिए न्यूज़ 11 भारत के साथ। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।